सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हमने देखा कि नेशनल असम्बली का इजलास एक बार फिर ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। ऐसी शोर शराबे के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ये कहा कि अपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है तो कर ले, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले उनके अरकान बयान देते हैं, फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद की जाती है। उनका इशारा PTI की जानिब था। और दूसरी जानिब हमने देखा कि PTI पार्टी के जो रहनुमा हैं रऊफ़ हसन, उन्होंने कहा कि अनकरीब बानी PTI बाहर होंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। गुज़श्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी का हल्फ उठाने वाले हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत को टफ टाइम देने का इंदिया देते हुए दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जो लोग 76 साल से निज़ाम चला रहे हैं उनको ऐलान करना चाहिए कि वो नाकाम हो गए हैं। फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं हैं। हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिसे फॉर्म 47 के ज़रिए हराया गया। तो उनकी जानिब से भी एहतजाज का एक इंदिया दिया गया कि हम सड़कों पर आएंगे बहुत जल्द। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी ये धमकी दे दी है कि जनाब वो भी सड़कों पर आ रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन के बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि सियासी पारा हाई चल रहा है। अब एक तरफ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है और अब अमीर जमात इस्लामी ने भी इसी तरफ इशारा किया है। तो सवाल ये कि क्या अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करेगी? और जैसा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा ये दावा किया जा रहा है कि अनकरीब बानी PTI जेल से बाहर होंगे, तो बानी PTI की रिहाई के मामले पर तहरीक इंसाफ इतनी पुरएतमाद क्यों है? बेसिकली चल क्या रहा है? हमारे एनालिस्ट इसको किस तरह से देख रहे हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं, सना मिर्ज़ा सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, वो भी हमारे साथ आज वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। आपका खुसूसी शुक्रिया सना। आगाज़ में लगारी साहब आपसे करती हूँ, ये सारी सिचुएशन जो अब बनी हुई है, ख़ास तौर पे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन तो एहतजाज की धमकी दे ही रही थी, ऐसी सारी सूरत हाल में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जमात है MQM, उनकी जानिब से भी धमकी दे दी गई है कि एहतजाज किया जाएगा, सड़कों पर आएंगे। फिर जमात इस्लामी भी अब मैदान में कूद पड़ी है। तो सर ये बड़ा बोझ नहीं बन जाएगा एक ऐसे वक्त में जब IMF से डील भी होने जा रही है, दूसरी जानिब बजट भी आना है आगे? तो किस तरह से देख रहे हैं, कैसे टैकल करेगी हुकूमत? देखिए, जमात इस्लामी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो एहतजाज भी कर सकती है और लोगों को सड़कों पर ला सकती है। मौलाना फजलुर रहमान के पास ये मौजूद है, उनका पोटेंशियल है कि वो भी लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं। उनके पास ऑर्गेनाइज्ड, एक के पास मदरसा सिस्टम है, दूसरा जमात की अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने एहतजाजी इज्तिमात भी कर सकते हैं और रैलियाँ भी निकाल सकते हैं। MQM के पास भी ये पोटेंशियल है, लेकिन उतनी बड़ी साइज़ में नहीं है जितनी बड़ी साइज़ में जमात इस्लामी और JUI के पास है। और इसके अलावा PTI के पास जो है वो तनहा कुछ नहीं कर सकेगी, इसलिए कि मुख्तलिफ उसके एहतजाज जो हैं वो नाकामी से दो चार हुए। 2022 के एहतजाज जो हैं उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, और जब वो एहतजाज से अलग हुए उनके जलसे बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन वो एहतजाज की तरफ जब जाने की बात की तो हमेशा उनको पसपा इख्तियार करने पड़ी। ख़ास तौर पर जेल बरो तारीख में भी वो पीछे चले गए, उनको कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद जो एहतजाज था उसको भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और उसके बाद जो हैं वो कई मराहल ऐसे आए हैं कि जब उन्हें एहतजाज करने की बात की तो लोग उनके साथ नहीं निकले। लोग जश्न के लिए और जो एक गहमा गहमी है उसके लिए उनके साथ होते हैं, लेकिन अगर टफ टाइम आए तो जो क्लास उनकी फॉलोइंग कर रही है उस क्लास की ये रिवायत नहीं है कि वो सड़कों पर आकर और गलियों में जाकर वो जो है मार पीट बर्दाश्त करे या किसी को मारे पीटे। उसकी एक अगर कोई क्लास थी या हो सकती थी कि वो 9 मई के बाद जेलों में पड़ी हुई है, और वो एक पोटेंशियल था जो किसी तरीके से भी बाहर निकल सकता था, लेकिन उनसे तो कुछ ज़्यादती ये हो गई कि उन्होंने 9 मई को कुछ ओवर कर लिया था, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये तो हो गया अपोजिशन के एहतजाज की बात। लेकिन अपोजिशन के को इससे हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल फिर भी उस वक्त होगा जब वो सियासी अमल में आएगी और सियासी अमल में हिस्सा लेगी अपोजिशन, तभी वो कुछ हासिल कर सकेगी। और हुकूमत को भी अगर आगे चलना है तो उसे डिलीवर करना होगा। पाकिस्तान के अवाम अब तक ये महसूस कर रहे हैं
कि उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। अगर हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात पर तवज्जो न दी तो फिर अपोजिशन जो हमें लग रहा है कि वो बड़ी कामयाब नहीं हो पा रही है, फिर उसके लिए भी कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, तो शाम साहब सारी सिचुएशन आपके सामने है। एहतजाज के लिए तकरीबन हर दूसरी पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है जी सड़कों पर आया जाएगा। अगेन वही सिचुएशन जो हमारे सामने बनी हुई है, इसको किस तरह से हुकूमत एक तो हैंडल कैसे करेगी, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो 6 जमाती एक इत्तेहाद है, जब बानी PTI खुद जेल में है, ये कामयाब हो पाएगा उनकी गैर मौजूदगी में? तो वैसे हम देख रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही इस वक्त बन रहा है ना, वो उसको इस तरह देखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें तो बड़े वाज़ेह तौर पे लगारी साहब ने बताई हैं। देखें, बड़े लोग इंतज़ार कर रहे थे इस्लामाबाद में कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होगा, उसमें लगारी साहब अपने आसिफ जरदारी साहब जब खिताब करेंगे उसके बाद क्या रिएक्शन होगा। देखिए, जरदारी साहब का आप लाख उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन कल जो उन्होंने मुफाहमत की बात की थी आमना, मेरा ख्याल ये पॉलिसी बयान था उनका, और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे PTI को एक मैसेज था कि सारी जमातों के साथ मिल के आएँ, मुल्क के मसाइल हल करते हैं। लेकिन आपने देखा उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और जिसका आज आपने जिक्र किया कि वो मामला कितना ख़राबी की तरफ चला गया कि आज उनको स्पीकर साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया, और तो और पीपल्स पार्टी भी देखें नाराज़ दिखाई देती है, उन्होंने भी वॉकआउट किया अगर से वो वापस आ गए थे। अब सवाल ये कि इत्तेहादियों के लिए मसाइल तो हैं, आगे अकेले में जिसको कहते हैं PMLN, लेकिन PMLN को एक बड़ा एडवांटेज इस वक्त आमना ये है कि इस वक्त उनको सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। इवन वो प्रेसिडेंट पुतिन भी रूस के तस्लीम कर चुके हैं, जो सियासी बका के लिए साख को जिसको कहना चाहिए दाव पे लगा के इमरान खान साहब गए थे वहाँ पे, उन्होंने भी पैगाम भेज दिया इनको जी मुबारकबाद का। बाइडन, सऊदी अरब, चाइना, UAE सारे। अब उस लिहाज से तो आप देख लें कि कोई ऐसा दबाव नहीं है कि फौरी तौर पर कुछ इनके ख़िलाफ़ हो जाए। हाँ, जो अच्छी बात है या आप कह सकते हैं कि PTI का प्लस है वो ये है कि बड़ी स्ट्रेंथ है, कोई शक नहीं इसमें कि जी आज लोग उनकी बात सुन रहे हैं, उनका वोट बैंक बड़ा इंटैक्ट है, बड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ आमना, कि उन्होंने बानी PTI ने लोगों के जिसको कहते थे ये खोपड़ियों में ड्रिल करके सुराख करके बयानियाँ डाल दिया, वो निकल नहीं रहा, वो अपनी जगह बड़ा मजबूत है। अच्छा। वहाँ तक की बात तो ठीक है कि जी वो एक टफ़ टाइम उन्होंने पार्लियामेंट की हद तक तो बड़ा शदीद दे दिया कि आज हुकूमत भी अन्नम नज़र आ रही है। वो स्ट्रेटजी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है कि पार्लियामेंट में किसी को टिक नहीं देना। वो आप देख ले सबको टारगेट कर रहे हैं, MQM को भी, पीपल्स पार्टी को भी, और PMLN तो है ही टारगेट। अब असल बात यह कि जी क्या ये तहरीक चला के कामयाब हो सकते हैं। देखिए, अब तक का तो आप देख लें, जो अब तक हुआ जिस तरीके से आप देख लें 126 दिन का धरना, वो तो छोड़ दें। फिर ये 2018 के इलेक्शन के बाद, उससे पहले आप देख लें जिस अंदाज से तहरीक चलाई गई, उनको हटाने के बाद PTI के बानी की हुकूमत ख़त्म करने के बाद उसको कामयाबी अभी तक नहीं मिली। अब मसला ये है कि जहाँ पे भी आप रेलेवेंट क्वार्टर से आप बात करते हैं ना, वहाँ से जो आवाज़ आती है वही आती है कि जी वो चाहते क्या हैं। वो चाहते ये हैं कि जी मुझे हुकूमत दें, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं और बाकी लोगों को जेल में डाल दें। एक वो तो आखिरी बात मैं बताऊँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है, ये नहीं हो सकता कि इस तरह वो मतलब करके तो आपकी बात मान ली जाएगी तो हो जाएगा। अब आखिरी बात है आमना कि पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख, लगाई साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एंटी गवर्नमेंट तहरीक कभी कामयाब नहीं होती अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ना खड़ी हो। इस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पे इस वक्त जो है ना वो उनके साथ नहीं है। उनके स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं कि जिस हुकूमत को कामयाब किया जाए। अभी तो आप देख लें इतना अरसा हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उसके बाद आप क्या कोई ऐसा होगा कि उनको उठा दिया जाए। राज जमात इस्लामी का सवाल, वो भी पोटेंशियल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये जब तक पंजाब में नहीं आते इनकी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पेशीन का दौरा जलसा कोई खास नहीं हुआ, KP में 2 रैलियाँ निकाली, वो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता ऑप्टिक्स से हद तक तो ठीक है, लेकिन जो दबाव पार्लियामेंट से वो PTI दे रही है बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, यही से ही मैं लेकर चलूंगी मामला शराजी साहब की जानिब। शाह साहब, ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर आपको चलेंगे आप बयानियाँ लेके, आपको सपोर्ट नहीं होगी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो आपको जो जितने भी धरने आपके एहतजाज है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर मामला अब हम देख रहे हैं कि तमाम वो पार्टीज़ वो भी एक्टिव हो चुकी हैं जो हम देख रहे हैं कि जिनमें MQM भी है, जिनमें जमात इस्लामी भी है, JUIF नाराज़ बैठी है। तो हर तरफ से देखा जाए तो हुकूमत के गिर्द एक घेरा तंग है, एक स्टेलमेट सा लग रहा है सिचुएशन। किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो एहतशाम साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैं उनसे 102% इत्तफाक करूँगा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, अक्सर वो ये कहते नहीं है लेकिन आज उन्होंने कह दिया, इस्टेब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहती वाकई कुछ नहीं हो सकता। और नाराज़ जमात इस्लामी किससे नाराज़ है? इस्टेब्लिशमेंट से। JUIF किससे नाराज़ है? इस्टेब्लिशमेंट से।
किसी हद तक जो तहरीक इंसाफ है या बाकी इस वक्त हुकूमती जो जमातें भी शोर वावेला कर रही हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में, वो तमाम की तमाम नाराज़ इस्टेब्लिशमेंट से, और बहुत सारे लोग शायद इस वजह से भी नाराज़ हैं कि जो वादे बकौल उनसे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। दूसरी जो आप इससे पहले बात कर रहे थे, डिस्कशन हमारी थी कि जी एंटी गवर्नमेंट तहरीक कामयाब होगी। मैं नहीं समझता कि वाकई जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तो किसी भी किस्म की तहरीक कामयाब हो सकती है। और जब गो अहेड मिलेगा, जैसे कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार कह रही है कि उनको जल्द ही जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और बानी चेयरमैन जल्द बाहर होंगे और हालात ठीक होंगे, उन्हें मैसेज दिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें भी अपनी जगह पे एक बड़ी हकीकत रखती है, लेकिन बात वही है कि इस वक्त देखिए नेगोशिएशन तो मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी चलती रहती है। और आपकी जो सियासी जमातें हैं, आप इसमें क्यों हम इनकार करते हैं कि ये एक सर्टन जो है वो इशारे के साथ ही चलती रहती है। इस पर मैं बिल्कुल दूसरी राय पाकिस्तान की सियासत के अंदर नहीं है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें उस वक्त हुकूमत में होंगी जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होंगी। जब वो उनके मुखालिफ जाएंगी तो मेरे ख्याल में वो अपोजिशन में होंगी। इस पर तो अब शायद पाकिस्तान के अवाम इतने अवेयर हो चुके हैं कि ये मामला ऐसे ही हैं। अब अगर आप एक अथॉरिटेरियन स्टेट से आप ऑटोक्रेटिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो इस वक्त बिल्कुल तो विजिबल चीज़ है कि कैसे होता है। दूसरा आपने कहा जी तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जमात इस्लामी, JUIF और जो मोबिलाइज करने वाली जमातें हैं, अगर वो इकट्ठी होती हैं, साथ साथ तहरीक इंसाफ अकेले मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकती। देखिए उनका एक ही पावर है जो कि उनका बानी चेयरमैन है। अगर वो बाहर आता है किसी भी तरीके से और फिर कोई तहरीक चलती है तो देखें फिर आप मोबिलाइजेशन देखेंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है कि इस वक्त एक मोबिलाइजिंग फोर्स हुई है जो कि जेल के अंदर है। अगर आप उसे निकाल कर फिर कोई तहरीक चलवाना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में तहरीक कामयाब होगी। दूसरी तरफ हुकूमत मेरे ख्याल में मुतमईन है। देखें उसके फाइनेंशियल मसाइल हल होते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, SIFC के साथ वो मेरे ख्याल में बड़े कॉर्डियली काम करने के लिए तैयार है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ है 2024 का, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि 4 महीने बाद आप हुकूमत गिराएंगे। देखिए आपने टाइम देना है। अगर हाँ 2 साल तक 18 महीने तक हुकूमत डिलीवर नहीं करती, वो मसाइल हल नहीं कर सकती, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, और तो फिर मामला कुछ मंजरनामा बदल सकता है। जो बेसिक इश्यूज है उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकती, तो फिर आप देखेंगे जाहिर बात है उनको डराने के लिए आप अपोजिशन को लेके आएंगे, तब्दीली होगी दिखेगी हमें। सना, आप सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करिए? सियासी मंजरनामे पे अगर देखा जाए तो हुकूमत अपना काम भी कर रही है, IMF के साथ भी जनाब देख रहे हैं कि इस हवाले से निगोसिएशंस चल रही हैं, दूसरी जानिब एक दबाव भी आ रहा है सियासी जमातों की जानिब से, तो होगा क्या आगे जाके? देखिए मेरा ख्याल है कि जो अवलीन क्वेश्चन आपका था, मेरा ख्याल है कि बहुत हमारे बाकी जो सीनियर पैनलिस्ट हैं, तमाम मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर बात की है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं इसमें सिर्फ अपने 2 सेंट्स ऐड करना चाहूँगी। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो अपोजिशन का अलाइंस इस वक्त बना है और उस अलाइंस से बाहर भी जो जमातें हैं वो एहतजाज की बात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म जमातों में सर फहरिस्त है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। हाफिज नईम उर रहमान साहब को जो पुराने अमीर थे सिराजुल हक साहब, उनसे मुख्तलिफ लाइन क्यों लेनी पड़ी? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस वक्त एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं की जमात इस्लामी ने तो जो बची कुछ जमात इस्लामी है वो भी वाइप आउट हो जाएगी। वो सड़कों पर जरूर एक मुनज़्ज़म जमात है लेकिन बैलेट बॉक्स के ऊपर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। और आई थिंक हाफिज नईम उर रहमान साहब इस वक्त जिस पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स को, मुझे लगता है कि वो उसमें एक नई जान डालना चाहते हैं। दूसरी जमात है JUIF, उनकी तरीकाकार जो पॉलिटिक्स का है वो बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है और दिलचस्प भी है। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के ऊपर ही चल रहे हैं, वो इस इलेक्शन को भी नहीं मानते, इस इलेक्शन के नताइज को भी नहीं मानते, इस पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, इस हुकूमत को भी नहीं मानते, लेकिन वो सदर जरदारी साहब के भी दोस्त हैं, वो नवाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं, उनसे बात भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुए 2024 के, इसके खिलाफ वो एहतजाज करेंगे, इसको कबूल नहीं करेंगे, और अगर उनके मुतालबात जेन्युइनली ना माने गए तो वो इस हुकूमत के खात्मे तक अपने प्रोटेस्ट को लेके भी चलेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प एंगल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अभी बिल्कुल एहतशाम साहब ने सही हवाला दिया पशीन के जलसे का, वो सक्सेसफुल जलसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उस जलसे में JUIF की लीडरशिप के खिलाफ बड़ी सख्त बातें की गई और ये कहा जा रहा है कि वो करवाई गई। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर आप इंटरनली उनसे बात करें तो वो विलिंग नजर नहीं आती, लेकिन बुरे वक्त में जाहिर सी बात है JUIF एक स्ट्रीट पावर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट जमात साबित हो सकती है। तो इसलिए JUIF हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो कार्ड के दोनों तरफ खेल रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो एक तरफ एक दूसरे को साथ लेकर भी चलना चाहते हैं और एक तरफ एक दूसरे का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते।
तो आई थिंक ये जो अलायंस बन रहा है ये स्लोली अपना मोमेंटम पकड़ेगा। इस वक्त इस स्टेज के ऊपर ये कहना कि ये हुकूमत को खत्म कर देगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मोमेंटम चलेगा, चाहे IMF के एग्रीमेंट हो, चाहे माशी चैलेंजेस हो, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने 8 महीने में अपना रिदम जरूर पकड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत को बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को पता है कि अगर ये मोमेंटम बन गया तो फिर इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और एस्टैब्लिशमेंट करना चाहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जरूर साथ नहीं है, लेकिन अगर ये प्रेशर बिल्डअप होता है और अगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मफादात को ये डैमेज पहुंचाएगा, जिस तरह माजी में चीन के जो सदर थे उनके दौरे को मुलतवी करवाया गया था खान साहब के धरने की तरफ से, तो आई थिंक उस वक्त ये जरूरी हो जाएगा कि आप अपोजिशन के साथ बातचीत करें। मंजराना कुछ तब्दील हो सकता है, आप ये कह रही हैं। इस हवाले से अब जनाब हमारे पैनलिस्ट की राय। आज अब ब्रेक लिख लेते हैं, ब्रेक के बाद इकोनॉमी की सिचुएशन पे बात करेंगे। वेलकम बैक। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आजकल IMF के साथ नए कर्जा प्रोग्राम पर बातचीत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और MD IMF समेत दीगर अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। ख़बरों के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों के हुकाम ने पाकिस्तान को मुख्तसर मुद्दत का प्रोग्राम लेने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब IMF के मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर IMF पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन नए प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा से अहम इस्लाहात का पैकेज है। इसी के साथ उन्होंने इस्लाहात की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया है। इन तमाम मामलात में तवज्जो तरफ पहलू एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को इस साल संगीन तनाज़ात का सामना करने वाले 6 ममालिक, जिनमें इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन शामिल किया है, और कहा कि तनाज़ात और सख्त मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी हालात इनकी मुआशी पैदावार पर असरअंदाज होंगे। अब अपने तज्जिया कारों से जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी बात यूँ, एक जानिब ये मशवरा भी दिया गया है कि पाकिस्तान को मुख्तसर मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहिए, दूसरी जानिब आपके सामने सारी सिचुएशन है। वज़ीर ख़ज़ाना के बड़े अहम बयानात सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़ख़ायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है, और आने वाले बरसों में शरह नमू जो है वो 4% से तजावुज़ कर जाएगी। कितना इसमें आप देख रहे हैं कि वज़न है उनकी इस बात में? देखिए आमना, आज मुझे ज़ाती तौर पे 2 ख़बरें जो बड़ी लग रहा था कि कोई अच्छी नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। एक आपने जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जो है ना वो तनाज़ात की जद में, और अगर 6 ममालिक उनमें शामिल किया पाकिस्तान को, और ये वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर तनाज़ात रहे तो हमारी माशी हालात पे असर पड़ेगा। एक ये, और दूसरी खबर ये जो और भी मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन है, वो ये है कि आप देख लें क्लाइमेट चेंज के हवाले से आमना यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को जो IMF की फंडिंग मिलनी होती है ना, उसमें से पाकिस्तान को निकाल दिया। अब देखें कितनी दोगली बात है। इससे पहले पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमारे यहाँ 2-3 साल पहले संगीन किस्म के फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया गया था वो जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अमेरिका, चीन जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो चंद मुल्क उसमें फंसेंगे या नुकसान उठाएंगे, उनमें पाकिस्तान शामिल है। आज यूनाइटेड नेशन ने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। अभी 2 ख़बरें हैं, इसका तनाज़र मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसका असर क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ। अब आ जाते हैं IMF का जो प्रोग्राम हमने लेना है। हमने देखा हमारी मुलाकात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की IMF के लोगों से हुई है, वर्ल्ड बैंक के, और फिर डॉलर लूट से मुलाकात हुई है। वो आपने देखा डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेंट्रल साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के जो है उनसे भी मुलाकात हुई है। अब देखें, असल मसला यह है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी मुश्किलात हैं, हमें $3 बिलियन का नया प्रोग्राम नहीं चाहिए, 6 से 8 बिलियन का चाहिए हमना। अच्छा। वो कहा जा रहा है $24 बिलियन हमने हर सूरत में मौजूदा माली साल में वापस करने हैं, और ये अगले 3 सालों में टोटल 74 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। और हमारे ज़राए जो है ना बाहर से, हमारे रेमिटेंस किस हद तक $30 बिलियन हैं, वो कहाँ मैटर करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट 24-25 बिलियन डॉलर पे खड़ी हैं, वो बात बनती नहीं है। लिहाजा हमें डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि ये सब कुछ हमें मिलेगा। देखें, एक तो बात वो बड़ी, कल जो बड़ी बात हुई, जो आज रिपोर्ट हुई है, आपने देखी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान इस बात को थोड़ी देर के लिए भूले कि छोटा प्रोग्राम चाहिए, बड़ा। पहले वो कहते हैं जी आप अपना रिफॉर्म प्रोग्राम हमें बताएं क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं सेट है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके दायरों में रिफॉर्म ना होने की वजह से आपका पैसा तो ख़त्म हो जाता है, जिसको कहना चाहिए वो नज़र होता है, करप्शन की नज़र होता है, और किसी तरीके से मिस ऑपरेट होता है, तो वो आप इसको ठीक करें। तो ये लग रहा है कि सख्त शराइत आएंगी। और डोनाल्ड लू की मुलाकात के बाद तो मुझे आमना फिर ये लग रहा है कि देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है अमेरिका के।
वहाँ से इसकी पॉलिटिकल शराइत भी होती हैं, और मुझे पता है ज़ाती तौर पे कि पॉलिटिकल शराइत उनकी हैं, खासे अरसे से लगे हुए हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है ना उसको शॉर्टन करें। वो कहते हैं जी 2700 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर से ज़्यादा हिंदुस्तान नहीं जिसके आप साथ लड़ाई है, ये इजराइल भी जा सकता है, वाशिंगटन भी। पाकिस्तान कहता है जी अगर ऐसी बात है, अव्वल तो नहीं है, आप वायदा कर लें एक दूसरे पे हम नहीं हमला करेंगे, जो कि बात दूर तक नहीं है। अब सवाल ये है कि जी क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? तो असली बात है आमना कि हमें उन्होंने ब्रिंक पे रखना है, हमें डिफ़ॉल्ट भी नहीं होने देना, हमें सियासी शराइत पे भी दबाव में रखना है। इसका एक ही हल है कि जब तक हम अपना होम ग्राउंड एजेंडा अपना इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाते, हम मांगते रहेंगे और दबाव आता रहेगा। रिसोर्सेज बढ़ाने आंखें दिखा सकते हैं, ये मुश्किल होगा। कि अभी जो विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जनवरी के निस्बत अगर हम फरवरी में देखें तो हमारी जो सनती पैदावार उसमें 4% तक से ज़ायद कमी वाक़ई हुई है। और इधर हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब है वो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। जब आपकी सनती पैदावार कम हो जाएगी तो आपकी बरामदात में कैसे इजाफा होगा? शाह साहब ये क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि IMF कभी नहीं चाहेगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट रहे, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरा लेकिन जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो आपके मिसाइल प्रोग्राम को भी काउंटर करना चाहती हैं, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी आपको जो है ना वो प्रेस करना चाहती हैं, और शायद इसी रीज़न की वजह से आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको वो उसी के साथ खेल रहे हैं। अब देखें जैसे ये UN अब सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और देखें जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन जैसी ओथ लेने के बाद वो KP के अंदर आए, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा जो लोग डिज़ास्टर में हिट हुए उनको चेक्स तकसीम किए, और एक मैसेज ये दिया जा रहा था कि शायद क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर का जो एक IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर पाकिस्तान को एक अच्छी खासी ईजी जो है वो रिलीफ मिल सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया गया। फिर हम इस पर डाउट करते हैं कि UN का जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली जो है वो सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय वर्ल्ड पावर्स है, और उसमें अमेरिका जो है जाहिर बात है दुनिया की सबसे ताकतवर इस वक्त अगेन आप समझ लेते हैं कि एक मुल्क के तौर पर उभरा है, तो उसके जो डिक्टेट्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो मैटर करते हैं। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंटली हम बार बार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं कहाँ पे? आपके 70% इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, आपके पास गैस शॉर्टेज है, आपके पास पावर शॉर्टेजेस है। आप किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे कि कोई आगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है वो फ़रोग़ देगा? दूसरा बरामदात आपका बुरा हशर है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप बरामद कर सकें। रिलाय आप करते हैं टोटली इम्पोर्ट्स के ऊपर, इवन आप अब गंदम और खाने पीने की चीज़ें भी बाहर से लाएंगे क्योंकि आपका एक निज़ाम ऐसा है जिसके अंदर आप सेल्फ सफिशेंट नहीं हो रहे। इंपॉर्टेंट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इस बात पे खुश होते रहे कि हम जो है मिनरल रिच और नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री हैं, लेकिन उस तांबे का, उस जस्ट का, उस बाकी चीज़ों का क्या फ़ायदा जो आप रॉ सिचुएशन में जो है बाहर भिजवा रहे हैं, रॉ फॉर्म में आप उसको यहाँ पे डेवलप ही नहीं कर सके। आपके पास सिलिका है, सैंड है, दूसरी चीज़ें जिससे कि आप जो है वो सोलर प्लेट्स बना सकते हैं, लेकिन आप रॉ मटेरियल भिजवाते हैं, प्लेट्स बन के आती हैं चाइना के अंदर। दूसरा सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आपके यहाँ जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मैं बार बार एक बात करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि बहुत बड़ी तादाद में मिनरल्स हैं, लेकिन उसके कारखाने आपके जो है पंजाब के अंदर है, लेबर यहाँ से जाती है, एनर्जी यहाँ से जाती है, कारखाना आपके जो है वो मुल्क के उस हिस्से में जहाँ पे 4 गुना कॉस्ट पड़ती है। तो आपको चाहिए कि आप उन्हीं एरियाज के अंदर जहाँ पे आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, आप इनके जो है फाइनलाइजेशन और इसके प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पे कारखाने लगाएं, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। आप CPEC की तरफ देख रहे हैं, लेकिन चाइना क्या यहाँ पे लाके मिरेकल्स तो नहीं करेगा। अब बात वही है कि आपने अपनी प्रायोरिटी को देखना है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए उन इलाकों के अंदर जो रिसोर्सेज रिच हैं आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और वहां से रेवेन्यू जनरेट करें, इंस्टेड कि आप लोगों पे रिलाई कर रहे हैं। सना, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो खबर है मैं चाहूंगी इस पे आपका थोड़ा सा तज्जिया। ये जो सिचुएशन है, IMF ने कहा कि पाकिस्तान को इस साल संगीन तनाज़ात का सामना रहा है और वो 6 ममालिक में शामिल हो चुके हैं। ये इन सारे सिचुएशन को देखते हुए अगेन हम ये बात करते रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए। ये किस तरह से मामला बेहतर किए जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि ये तो एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, मगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड और जो प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है उसके कॉन्टेक्स्ट में इस खबर को देखना चाहिए। अब IMF को पता है कि पाकिस्तान ने उनसे एग्रीमेंट के लिए बातचीत करनी है, इसकी इनिशियल जो चीज़ें हैं वो फ्लोट भी हो चुकी हैं, उसने अपनी एग्रीमेंट भी शो कर दिया है, पाकिस्तान से बात करने में भी इंटरेस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनली लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म मुआहदे की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिस तरह एहतशाम साहब ने भी हवाला दिया कि हम एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, 6 से 8 अरब डॉलर तक का एग्रीमेंट जो कि 3 से 5 साल का हो,
जो सेन वॉइसेस हैं इकोनॉमिकली पाकिस्तान की, वो ये चाहती हैं कि हम साल 2 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं और मैक्सिमम 2 से 3 अरब डॉलर का एग्रीमेंट करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम IMF के शिकंजे में फंसेंगे उतनी ज्यादा शराइत को हमें ओबे करना पड़ेगा। और अगर ये 5 साल हम IMF के एग्रीमेंट में ही गुजार देंगे तो फिर हम रिफॉर्म्स, बेहतरी, आवाम के लिए रिलीफ और अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए इस गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब आप IMF के अंडर आ जाते हैं तो फिर आपके लिए आवाम दोस्त मंसूबे और आवाम दोस्त स्टेप्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अब देखें, IMF से एग्रीमेंट से पहले हम मोहम्मद औरंगजेब साहब को लाए, डार साहब की कुर्बानी बड़ी सोच समझ कर दी गई और उनकी कुर्बानी दिलवाई गई। उसकी वजह सबको याद है कि उन्होंने कहा था मैं जूते की नोक के ऊपर IMF को रखता हूं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ब्लेम करते रहे, लेकिन इवेंचुअली ये भी साबित हुआ कि नून लीग ने भी डार साहब की शख्सियत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान किया IMF के एग्रीमेंट। लेकिन डार साहब की पार्टिसिपेशन अभी भी जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे डार साहब ही होते हैं आगे आगे, वहां पे तो लेकिन देखिए मोहम्मद औरंगजेब साहब को आपको समझना पड़ेगा कि उनको अगर हबीब बैंक से तोड़कर लाया गया तो वो हार्डकोर इस किस्म की शख्सियत है जिसका बुनियादी मकसद इदारों का ये था कि उनके आने के बाद IMF से एग्रीमेंट के हवाले से शराइत को फौरी तौर पर अंडरस्टैंड करके उनको अप्लाई किया जाए। आपको FBR में रिफॉर्म्स होते हुए नजर आएंगे। आपको वो जो 30 लाख से ऊपर के रिटेलर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो किसी तौर टैक्स नेटवर्क में नहीं आना चाहते, वो आप देखेंगे कि उनको टैक्स नेटवर्क में लाने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हम जाएंगे। रियल स्टेट के ऊपर दोबारा से इस मर्तबा टैक्स लगने जा रहा है। कहने का मकसद मेरा यह है कि इसके अलावा भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, एनर्जी सेक्टर के ऊपर है, जो सस्ती तवानाई है उसके प्रोजेक्ट्स हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि इनडायरेक्टली IMF की तरफ से शेयर की गई हैं कि इन तमाम चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले हफ्तों में चीजों के ऊपर इनिशिएटिव होंगे। ये जो SIFC का एक मॉडल है, इसका असल मकसद यही है, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि ये तमाम चीजें करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ठीक है, लगारी साहब की जाने पड़ते हैं। चैलेंजेस को निपटने के बाद सूरत हाल हमें 1 साल बाद कम से कम मेरा ख्याल ये है कुछ कि बहुत बेहतर होती होगी कुछ सिचुएशन। लगारी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं IMF से हमारा एग्रीमेंट? मशवरा दिया जा रहा है कि हम लॉन्ग टर्म में ना जाएं, जैसे एहतशाम साहब भी कह रहे हैं कि हाँ जी शॉर्ट टर्म बेहतर रहेगा, सना का भी यही राय है, बाकी कंटेस्टेंट्स की भी। दूसरी जानिब इस्लाहात, रिफॉर्म्स का बार बार कहा जा रहा है, ये आपको इस पर काम होता दिखाई दे रहा है? गालिब का एक शेर है कि दाम हर मौज में है, हल्काए सदकामे निहंग, यानी दरिया की हर लहर में एक जाल बिछा हुआ है और उस जाल के अंदर 100 मगरमच्छ जो हैं उन्होंने अपने मुंह खोल रखे हैं। फिर अगला मिसरा कमाल का है कि देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहार होने तक। तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने तक आपको किन मराहल से गुजरना है कि आपको एक एक लहर में सैकड़ों मगरमच्छों के खुले हुए मुंह सामने हैं। ये जो 1948-49 से आप आए हैं, जब से यूजीन प्रेसिडेंट बने थे वर्ल्ड बैंक के, आप उनके चक्कर में आ गए और आपके दरियाओं का सौदा हुआ और उसकी वजह वाहिद एजेंडा उसका ये था। इतनी तवील जो उसका तकरीबन 12-13 साल वो प्रेसिडेंट रहा है वर्ल्ड बैंक का, उसका एजेंडा एक ही था कि पाकिस्तान के दरिया इंडिया के हाथ भेज दिए जाएँ। उसके बाद आपके पास वो गुलाम मोहम्मद था वज़ीर ख़जाना आपका, फिर उसके बाद शुएब आया, वो वहाँ से आया, आपको अता किए जाते हैं वज़ीर ख़जाना। बहुत कम अदवार ऐसे हैं जहाँ पर वज़ीर ख़जाना जो हैं आप अपने लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर वज़ीर ख़जाना जो होते हैं वो महबूब अलग साइड के होते हैं कि वो कोरिया को और दीगर ममालिक को, मलेशिया को तो कमाल कर देते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि आकाए वली नेमत की मंशा नहीं है कि हम तरक्की करें। आकाए वली नेमत की मंशा यह है कि हम बदहाल रहें, ख़राब हाल रहें। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहें तो हमारी टांगें तोड़ दी जाएं। अगर हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम हो तो हमारे गले को पकड़ लिया जाए और कहा जाए कि उगल दो इसको और छोड़ दो इसको। इस तरह से हमें हर तरफ से घेर लिया जाता है। हम दुनिया के लिए फूड बास्केट रहे हैं, लेकिन इस फूड बास्केट को तोड़ दिया गया। यानी एक तो ज़ाहिर दरिया बेच दिए गए आपके, और फिर ये कि अब आपका जो कंक्रीट का जंगल उठ रहा है हर तरफ को दरियाओं के किनारों पर, आप वो तो देखें, और फिर वहाँ का जो फुजला है वो सारा दरियाओं में डाला जा रहा है। आपके दरिया सबसे ज़्यादा आलूदा होते जा रहे हैं। ये सूरत हाल है आपके मुल्क की। और जो इकोनॉमिकल मैनेजर हैं, आपके जो इकोनॉमिक मैनेजर हैं, जो आपकी इकोनॉमी को मैनेज करते हैं, वो सारे के सारे आपने किराए पर लिए हुए हैं और उन्हीं से लिए हुए हैं, और पैसे आप देते हैं उन्हीं से लिए हुए हैं जो आपकी इकोनॉमी को ख़राब करते हैं। तो कर लें, आप जितनी देर और ख़राब करना चाहते हैं, ये अपने बस में है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारा एजेंडा भी वो तय करते हैं, हमारा बजट भी तो वो तय करते हैं, हमारे बारे में तरजीहात भी वो तय करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं।
हम ये कहते हैं कि जो इदारे बड़ी मुश्किल से हम संभाल कर इतने बड़े बनाए थे कि दुनिया के लिए कंपटीशन करते थे। PIA जैसा इदारा कोई था, दुनिया की 4-5 बड़ी एयरलाइंस में एक एयरलाइन थी, खत्म। सर ये तो जब उसके बाद हमारे पास स्टील मिल जैसी बड़ी इदारा था। लगारी साहब आपने जिक्र किया वर्ल्ड बैंक का। लगारी साहब आज वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी अजय बंगा जो है वो हिंदुस्तान से है और IMF की डिप्टी MD जो है वो भी हिंदुस्तान से है। तो बताएं वो हमारे लिए क्या सोचेंगे? नहीं, मैं वही बात कहता हूँ। बाद में ये हुआ था कि एक जमाना ऐसा आया था जब मैकनामारा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना था और आपको कहा था कि जाएं आप वियतनाम में हमारी मदद करें। उन्होंने कहा भाई हम कैसे वियतनाम में जाकर कुछ कर सकते हैं। इस वजह से आपको सजा दी गई, आपका इस पाकिस्तान तोड़ा गया। क्यों? आप इन तमाम चीज़ों में जाएंगे तो आपको नुकसान उठाना होगा, इसलिए कि आपने अपनी गुलामी लिखी हुई है। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम एग्रीमेंट लेने के लिए किस तरह से मामला को देखते हैं और जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है उस पर कितना काम होता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। जनाब एक और अहम इशू की जानिब हम बढ़ते हैं। आज जिस तरह शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान के हमले ने इसराइल के औसान खता कर दिए थे। वो सख्त हजीमत का शिकार होने के साथ दबाव का भी शिकार था, लेकिन ईरान ने पहले ही वाजे कर दिया था कि हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है। हमने इसराइल पर हमला हक के दिफा में किया था और अगर अब इसराइल ने दोबारा किसी जारहियत की जुर्रत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, रातों के भूत बातों से कम मानते हैं। तो सिहोनी फौज ने ईरान के सूबे अस्फहान पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है और आज हम देख रहे हैं कि सारे जो अमरीकी अखबारात हैं इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका ने जो विटो किया है उससे मायूसी हुई है। हमने ईरान के खिलाफ इजरायली जारहियत की मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी हैं और इस हवाले से सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अब सवाल ये कि जो इसराइल ईरान कशीदगी के खत्ते पर बिलखसूस पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं मुमकिन, और इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। शाह साहब सबसे पहले आप जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मामला आगे बढ़ेगा। ईरान तो तरदीद कर रहा है, ईरान कह रहा है कि ऐसे मामला नहीं हुए। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बेसिकली ये स्पेस में जो मामला हमने देखे कि कुछ ड्रोन थे वो उन्होंने सक्सेसफुली शॉट डाउन कर दिए। ये ईरान का इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल में एस्केलेशन अगर बढ़ेगी तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि जंग ज़ाहिरी बात है कि वो न सिर्फ उन दो फरीकों को इफ़ेक्ट करेगी बल्कि इसके साथ साथ वो इर्द गिर्द के इलाकों को भी इन्वॉल्व करेगी। दूसरा देखें, इसराइल और अगर ईरान की आपस में न सरहदें मिलती हैं ना कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ है, आप जो है वो रिमोट एरिया से एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल प्रॉक्सी वार्स हो सकती हैं, प्रॉक्सी ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे कि बार बार आज आपने देखा इसराइली जो मंदूब है उन्होंने कहा कि भाई आयतुल्ला जो रिजीम है वो डायरेक्टली जो है वो प्रॉक्सीज़ को हिजबुल्लाह की शक्ल में और हमास की शक्ल में इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करें और हम इसलिए डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब देखें सीरिया के अंदर या जो ओमान के अंदर और ओवरऑल जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इसराइल की, उसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दागे, तो मेरे ख्याल में चीज़ें एस्केलेट होंगी। अब जहाँ तक इसराइल और ईरान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये दोनों जो वाक़यात हुए हैं उससे टेंशन ज़रूर बढ़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से ये लोग जो है वो इस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इस वक्त लॉस किसको होगा? क्योंकि देखिए अस्फहान पर हमला या डायरेक्टेड हमला या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स है सबसे बड़ा अस्फहान के अंदर है, उसको टारगेट करने की कोशिश की है और इसराइल की तरफ से दावा भी किया गया। अब ईरान बिल्कुल सक्सेसफुली कह रहा है कि उसने ड्रोन मार गिराए, लेकिन हमला ज़रूर हुआ है। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों मामलात के अंदर आप देखें कि जो अमरीकी हुकूमत है उन्होंने पहले कहा कि ईरान हमला करने वाला है, और दूसरा अगर आप देखें तो बाइडेन की जानिब से और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये बयान आया कि इसराइल रिटेलिएट करने वाला है। तो अब इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसके पीछे बड़ी एक जो है वो लॉजिक ये है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान, जैसे कि पिछले दिनों में ये बात हो रही थी कि ईरान जो है दूसरा इस्लामी मुल्क जो होगा जो कि अनाउंस करेगा कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है। तीसरा जो आम नुकता है, जैसे आपने करारदाद की बात की, मैं नहीं समझता कि देखें यूएन का सिस्टम हमेशा से गुलाम रहा है उन पावर्स के हाथ में और वो इनडायरेक्टली तमाम दुनिया को कंट्रोल करे। आप देखें इराक के अंदर कितनी तबाही हुई, आप सीरिया के अंदर जितनी तबाही की गई, अफगानिस्तान के अंदर हुआ, ये तमाम एक नेक्सस है जो कि मेरे ख्याल में अब हम देखें कि नेक्सस ऑफ इवल ये मुसलमानों को करार देते रहे थे, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को करार दिए। शाह साहब की जानिब बढ़ने हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद डिस्कशन करते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। क्विकली चलेंगे अपने पैनलिस्ट की जानिब। लगारी साहब, ये ईरान इजराइल जो हम देख रहे हैं इस वक्त क्लैश हमारे सामने मौजूद है, इसको किस हद तक आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, ये जो नक्शा अब चल रहा है दुनिया के अंदर 1950 में बनाया गया था, इसका नाम था कोल्ड वार डॉक्ट्राइन, वही आगे बढ़ रही है। और वो कोल्ड वार डॉक्ट्राइन में उनके पास बहुत से मौके थे जब वो यूरोप में महाज खोल सकते थे, ख़ासतौर पर पोलैंड में महाज खोल सकता था 80s में, उसी ज़माने में जब अफगानिस्तान में यहाँ महाज खोला गया। एक तो ये कि पोलैंड में यूरोपियों का खून बहुत महंगा होता है, इसलिए उसको नहीं बहाया जाना था। एशिया में चूँकि हम लोग थे और अफ़गानी थे, उनका खून बहाया जाना बहुत सस्ता था, इसलिए फिर हम फ्रंट लाइन स्टेट थे, हमें दर्जा दे दिया गया था कि जनाब आप हमारे सेंट्रल कमान की फ्रंट लाइन स्टेट हैं और आप ही सब कुछ करें। तो हमने उनको एक पूरा मैदान फतह करके उनके हवाले कर दिया था। अब ये इसका एक्सटेंशन है। अब इसके बाद आप भी ज़ाहिर एटमी ताकत हैं, और अगर ईरान भी इस तरफ को जाता है तो फिर वो आपका घेराव करेंगे। वहाँ इसका रूस का इसलिए नहीं किया गया था कि रूस कम्युनिस्ट था, एक वजह थी, लेकिन असल बात यह है कि रूस ने 1 अक्टूबर 1949 को एटमी धमाका कर दिया था, इस वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई थी। और दूसरी बड़ी गड़बड़ी ये हुई थी कि 1 अगस्त को धमाका हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को जो है ईरान में इनकलाब आ गया था, इस वजह से जो अमेरिका बहुत पसपा हुआ था। अब जो है अमेरिका ने नक्शा बनाया हुआ है और नक्शे के मुताबिक काम करेगा, लेकिन मसला ये है कि क्या हम अपना दिफा खुद कर सकेंगे। इत्तेशाम साहब, ईरान ने वैसे अभी जो अपडेट आई है इस हमले के बाद ये कहा गया कि मजीद रिटेलिएट नहीं किया जाएगा इस मामले पर। देखिए, उन्होंने डाउन प्ले किया है, जिस तरह इन्होंने हमला किया था ईरान ने इसराइल पे, तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ, आसमान पे किया है, लार्जेस्ट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उनका वहाँ पे है। कहा जाता है अभी किस तरह के वेपन यूज़ हुए हैं मिसाइल में, कुछ नहीं पता चल रहा। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ना 2 दिन पहले, इससे पहले आपने देखा था बाइडन बार बार कह रहे थे अमेरिका के सदर के आपने दोबारा जवाब नहीं देना, और नेतन्याहू खामोश हो गए थे कि नहीं करेंगे। इस दौरान उनका बड़े दिनों का कांग्रेस में $20 बिलियन का डिफेंस अपना फंड जो है रुका हुआ था, वो उन्होंने मंजूर कर दिया। उसके बाद आज उन्होंने हमला कर दिया। देखिए ना, अब 2 चीज़ें, एक तो आप देख लें 83 में इराक पे जो हमला किया था, इराक पे नहीं हमला किया था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके फ्रांस से आ रहा था उसको तबाह कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, 3 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक साइंसदान थे अपने ईरान में, वो यंग आदमी था, वो रोज़ एक नई कैसेट लेके आता था, वो गाने सुनता था। CIA ने मुसाद ने मिल के उसकी कैसेट में कोई ऐसा बग लगाया, वो कहते हैं कि जो 12 घंटे न्यूक्लियर प्लांट ने काम करना था 2 घंटे करता था। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत आहिस्ता हो गया उनका, लेकिन इसके बावजूद अब CIA लोग इंटरनली बातें करते हैं कि वो बढ़ के दोबारा उन्होंने बना लिया। अब इनको खतरा है कि ये अब न्यूक्लियर इत्तेहाद बन जाएगा। अभी इटली में आपने देखे G7 समिट हुई, एंटी ब्लिंकन कह रहे हैं कि मजीद इसके ऊपर हम अपना सैंक्शन लगाएंगे। हम देख रहे हैं रिएक्शन आ रहा है और उसमें आड़े हाथों ईरान को लिया जा रहा है। तो सना, किस तरह से देख रही है सिचुएशन? ये एस्केलेशन अब बढ़ेगी या डी एस्केलेशन अब आप देख रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है आपके पास टाइम भी कम है, मैं सिर्फ क्विकली ये कहूंगी कि ईरान के हवाले से ये कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई थी कि फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ उसके पीछे हमास की सपोर्ट में ईरान का हाथ था, और ईरान नहीं चाहता था कि सऊदी अरब और इसराइल करीब आए, जिस किस्म के रवाबित की तरफ वो जा रहे थे। तो आई थिंक इस कॉन्स्पिरेसी को भी समझने की ज़रूरत है, और कुछ वक्त लगेगा कि इसमें भी सदाकत है या नहीं ये सामने आ सके। लेकिन इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग ईरान की पोजीशन एक तो पहले ही बहुत कमज़ोर थी, अब मज़ीद कमज़ोर हो चुकी है। और जहाँ तक पाबंदियों की बात है तो आई थिंक ईरान को पहले से इस बात की अंडरस्टैंडिंग थी और है कि जो कुछ उसने कदम उठाया है उसको रिपरकशंस तो फेस करने पड़ेंगे। तो आई थिंक उन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ईरान ने ये कदम उठाया, और उसका रिएक्शन हर सूरत में आना था। और ये जो आलमी बरादरी का एक मुतासिबाना रवैया हमने देखा है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी इस्लामी जो ममालिक हैं उनको पहले से ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि जो कुछ फ़लस्तीन को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, ये अलग बात है कि ये बिल्कुल डिफरेंट एक एंगल ज़रूर था, लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर जो था वो फ़लस्तीन की सिचुएशन पे भी था। तो मेरा ख्याल ये है कि इसराइल की पोजीशन कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि इसराइल अभी भी रिटाई के साथ उसी जगह, उसी पॉइंट, उसी नैरेटिव के ऊपर अपनी जगह मौजूद है। और इसमें हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस कैंप में खड़ा होता है। एग्जैक्टली ये समझने की ज़रूरत है। और जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें जिस तरह से इजराइल के लिए सपोर्ट आई है G7 ममालिक की जानिब से, सख्त अल्फाज ईरान के लिए यूज़ किए गए, दूसरी जानिब जो वीटो कर दिया गया फ़लस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुकम्मल रुकनीत के लिए किया था उसमें US की जानिब से जनाब वीटो कर दिया गया। ये सिचुएशन आपके सामने, मुतासिबाना रवैया दुनिया का आपके सामने, पैमाना खामोशी भी आपके सामने है। तमाम अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।